10 महीने में मोदी सरकार गिर जाएगी। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और राहुल गांधी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 1 साल में सरकार गिरनी है। और राहुल के इस बयान को भी 2 महीने बीत चुके हैं। जो चर्चाएं मोदी सरकार को लेकर हो रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो सच होते दिखने भी लगे हैं। ये भी कह सकते हैं कि अब इसके संकेत दिखने लगे हैं कि सरकार जाने वाली है। एक के बाद एक गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। सरकार के मंत्री बेलगाम हो गए हैं, जनता को दहशतगर्द बता रहे हैं, जनता सड़क पर है। बीजेपी को वोट देने वाले लोग आज बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी हाईकमान के खिलाफ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी संकेत साफ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पकड़ पार्टी और सरकार से कमजोर हो रही है। अब मोदी सरकार की शुरू हुई उल्टी गिनती को लेकर ही आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी उम्मीद तो बीजेपी आलाकमान को भी नहीं रही होगी। राहुल गांधी ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 1 साल के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। सुनिए राहुल गांधी का वो बयान। लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। ये बयान 23 जून का है और इसे अब करीब 1 महीना होने जा रहा है। और इस वक्त बीजेपी के अंदर जो कुछ चल रहा है, उसके बाद राहुल गांधी की ये भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के लोग ही अब बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहे हैं। राहुल गांधी के बयान के 15 दिन बाद ही एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने बीजेपी के अंदर खाने चल रही खींचतान को उजागर कर दिया। तो चलिए सबसे पहले उन घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो कौन सी हैं वो घटनाएं? सबसे पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बीजेपी और आरएसएस की जड़ें इस घोटाले के सामने आने से हिल गईं। फिर एक के बाद एक 2 घोटालों के आरोप बीजेपी नेताओं पर लगे। पहला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर जमीन खरीदने के आरोप लगे। और फिर दूसरा, केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी की खुद अपने मंत्रालय से अपने लिए 99 लाख रुपए की सब्सिडी के तौर पर लेने की कहानी अखबार में छप गई। उसके बाद पिछले हफ्ते केंद्र में बेहद शक्तिशाली माने जाने वाले और अमित शाह के करीबी मंत्री भूपेंद्र यादव के दफ्तर में 2 वरिष्ठ और मंत्री के नजदीकी अफसरों की बर्खास्तगी और 2 दूसरे अफसरों की उनके पुराने कैडर में सजा के तौर पर वापसी ने सबको चौंका दिया। यानी लगातार ऐसी घटनाएं हुई जिससे सरकार और बीजेपी की छवि को धक्का लगा है। यही नहीं, राम मंदिर चोरी मामले के चलते संघ परिवार और बीजेपी पर ऐसे दाग लग गए जिससे छुटकारा मुमकिन नहीं है। अब लोग ये कहने लगे हैं कि 2 साल तक जो लोग राम मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाए, वो हिंदू समाज की सुरक्षा कैसे करेंगे? और ये वही सरकार है जिसके नेता ये कहते नहीं थकते थे कि मोदी सरकार में घोटाले नहीं होते, ना इस्तीफे। और सरकार में इस्तीफे तो नहीं हुए, लेकिन ये संदेह पुख्ता जरूर हुआ है कि सब किसी अंदरूनी कलह का परिणाम हो सकता है। कहीं एक दूसरे को निपटाने का कोई खेल तो नहीं चल रहा है। और इन सब के बीच में एथेनॉल का जो मामला है, उसे भी नहीं भूला जा सकता। मोदी सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मिलावट को जरूरी कर दिया। सरकार ने वाहन चालकों के लिए कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा। अब विपक्ष का कहना है कि इससे गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, माइलेज घट रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि सब कुछ झूठ है। सच सिर्फ वो है जो सरकार बोलती है या सरकार बताती है, बाकी पूरी दुनिया झूठी है। लेकिन जब
जब बीजेपी के समर्थकों से ही यह सवाल किया गया तो उन्होंने भी कह दिया कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। एक सर्वे पिछले दिनों किया गया और उसमें सामने आया कि बीजेपी और एनडीए के समर्थक 53% लोगों ने कहा है कि एथेनॉल के मुद्दे पर वो सरकार का विरोध करते हैं। इसके अलावा सर्वे में एनडीए समर्थक करीब 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया, यानी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब बचे सिर्फ 18% लोग जो सरकार के साथ दिखाई दिए। अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये कि ये सर्वे पूरे देश भर का नहीं था, बल्कि सिर्फ सरकार समर्थक, एनडीए समर्थक, बीजेपी समर्थक मतदाताओं की राय लेने के लिए किया गया था, जहां बीजेपी के खिलाफ सख्त गुस्सा दिखाई दिया। इसके बाद दो और चौंकाने वाली घटनाएं हुई। एक, मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी के बेहद वरिष्ठ और मजबूत नेता माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा के उपचुनाव में दावेदारी को खारिज कर दिया गया और एकदम नए नेता को टिकट दे दिया गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया, पुलिस अधिकारियों की पिटाई कर दी, लेकिन पार्टी आलाकमान टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार नरोत्तम को ही चुप होना पड़ा। यही नहीं, पार्टी के नए अध्यक्ष को भी झटका लग गया। उन्हें लगा था कि वो कम से कम अपने विधानसभा में तो अपने चहेते को टिकट दे सकते हैं, लेकिन नितिन नवीन की ये गलतफहमी भी हवा हो गई। आखिरी समय पर पार्टी ने अध्यक्ष के पसंदीदा उम्मीदवार का नामांकन वापस कराकर नए उम्मीदवार को टिकट दे दिया। अब नितिन समझ गए होंगे कि भले ही वो अध्यक्ष हैं, पर वो रबड़ स्टैंप ही हैं, या फिर वो अपने को ताकतवर ना समझे। पार्टी में सिर्फ मोदी और शाह की ही चलती है और उन्हीं की चलेगी। बाकी लोग चाहे पार्टी अध्यक्ष ही क्यों ना हो, सिर्फ कठपुतली हैं। तो ये जो सारी घटनाएं जिनके बारे में हमने यहाँ जिक्र किया, उनमें कहीं ना कहीं कोई एक तार जुड़ता है और ये तार कहता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है या कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये घटनाएं बताती हैं कि बीजेपी के अंदर अब विरोधाभास शुरू हो चुका है। आलाकमान के फैसले के खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। यही नहीं, अब बीजेपी के अंदर ही खींचतान शुरू हो गई है, एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि राम मंदिर का मामला हो या केंद्रीय मंत्री वाला मामला हो या फिर उज्जैन में जमीन घोटाले वाला मामला ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे मामले बाहर निकल कर आ सके। और ये तभी हो सका है जब पार्टी के अंदर के लोगों ने ही ये जानकारी लीक की है। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर उनके समर्थकों ने जिस तरह अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि मोदी और शाह के फैसलों को अब पसंद नहीं किया जा रहा है। और यही तो राहुल कह रहे हैं कि अब बीजेपी आलाकमान के उनके अपने लोग नाराज हैं, केंद्रीय कर्मचारी अधिकारी नाराज हैं, सरकार की आलोचना शुरू हो गई है और ये गुस्सा बीजेपी की नींव हिला रहा है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि 1 महीने पहले राहुल गांधी ने जो दावा किया था वो हवाई नहीं था, बल्कि बीजेपी के अंदर बैठे लोगों ने ही उन्हें पार्टी के अंदर मची खींचतान की जानकारी दी थी। और राहुल के दावे पर खुद आलाकमान भी अब मोहर लगा ही रहे हैं। जिस तरह नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा या फिर नितिन नवीन की जो चली नहीं, उन्होंने जिसको टिकट दिया था उससे टिकट वापस ले लिया गया, वो सब बता रहा है कि आलाकमान को अब डर लगने लगा है, अपनी कुर्सी खिसकने का डर लग रहा है और वो अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता। इसलिए उन सभी पुराने नेताओं की छुट्टी की जा रही है जो आने वाले समय में आलाकमान के लिए चुनौती बन सकते हैं। जबकि 2024 चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और बंगाल जीती, उसकी उम्मीद विपक्ष को नहीं थी। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने अचानक एसआईआर का ऐलान कर दिया और विपक्ष के तमाम आरोपों और दबाव के बाद भी उसने किसी की नहीं सुनी थी। पहली बार यह हुआ कि लाखों की संख्या में वोटर कटे। बंगाल में आखिरी समय में 27 लाख लोगों को तार्किक विसंगति बताकर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ममता बनर्जी हार गई, जो कि बहुत चौंकाने वाली हार थी और उससे ज्यादा प्रत्याशित था उनकी पूरी पार्टी का ध्वस्त होना, जो अभी भी जारी है, जिसके बाद यह माना जा रहा था कि अब बीजेपी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से एकजुट होने की अपील कर दी। इंडिया गठबंधन भी सक्रिय हो गया, यहां तक कि आम आदमी पार्टी को भी यह समझ आ गया कि बिना इंडिया गठबंधन के बीजेपी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए एसआईआर का विरोध करते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ सीजेआई सूर्यकांत को जो चिट्ठी लिखी गई उसमें आपने अपने हस्ताक्षर किए। इसके अलावा डीएमके ने भी कांग्रेस से अपनी नाराजगी को साइड करके उस पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करने का प्लान बना रहा है। लेकिन इसी बीच एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आए जिसने बता दिया कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसकी वजह है पार्टी के अंदर बढ़ रहा आलाकमान के खिलाफ विरोधाभास,
नाराजगी जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया भी था। उन्होंने दावा किया था कि यह सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी या फिर इमरजेंसी लगा देगी। और अब बीजेपी आलाकमान के जो फैसले हैं या जो रवैया है वो बता रहा है कि सरकार उसी तरफ बढ़ रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।